अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो इमरान खान साहब के बयानात हैं उनके हवाले से, ख़ास तौर पर जब वो सियाहत की बात कर रहे हैं, सियाहत के फ़रोग़ की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो ये भी जिक्र करते हैं कि किस तरह UN की एक रिपोर्ट में बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत बहुत तेज़ी से ख़त्म हुई है। नॉट टू फॉरगेट कि हाल ही में परवेज़ खटक साहब ने भी एक बयान दिया था जिसमें उनका कहना था कि KPK में कोई एक कच्चा मकान दिखा दें, यानी कि उनके ख्याल में पूरे KPK में कोई कच्चा मकान नहीं है। इतनी खुशहाली आ चुकी है, इतनी बेहतरी आ चुकी है। एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म साहब महंगाई एक बड़ा चैलेंज होना, इस बात का एतराफ़ करते हैं। कल उन्होंने एक इशाया दिया जिसमें अब वो ये भी कह रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारे सवालात करते हैं और लोग पूछते हैं कि आपने तो हर तरह की रिफॉर्म्स लानी थी, हर तरह की इस्लाहात लानी थी, तो इस्लाहात कहाँ हैं? तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब फरमाते हैं कि मजबूत हुकूमत के बगैर इस्लाहात का अमल मुश्किल है। तो ये आज 3 साल के बाद उनका कन्फेशन है, जहाँ पर वो मान रहे हैं कि इस्लाहात इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि हुकूमत हमारी मजबूत नहीं। आसिफ अली जरदारी साहब इस पर यही कहते हैं कि मांगे तांगे की हुकूमत है PTI की, और जिस रास्ते से ये हुकूमत आएगी उस रास्ते से चली भी जाएगी। शायद खाकान अब्बासी साहब का ये मान, बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद कोई अर्ली इलेक्शंस हैं, वक्त से पहले इमरान खान साहब इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, क्या वो 2/3 मेजॉरिटी की बात करते हैं, कोई इस निज़ाम पर ही उंगली उठा देता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाज़ेह नहीं हैं अगर हम कलेक्टिवली देखें। एक दूसरे पर इल्ज़ामात हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी इल्ज़ामात हैं कि महंगाई क्यों हुई, मुल्क की इकॉनमी मैशत क्यों तबाह हुई। आज की हुकूमत माजी पर इल्ज़ाम देती है, माजी की हुकूमतें आज की हुकूमत को नाअहल करार देती हैं, और इसी सब में ये दिन गुजरते जा रहे हैं और मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कुछ दिलचस्प खबरें पहले जुल्फ़ी बुखारी साहब के हवाले से आई, फिर मोईद यूसुफ साहब के हवाले से कि उन्होंने शायद कोई इसराइल का दौरा किया, इसराइली हुकाम से कोई मुलाकात की है। दोनों ने इस बात की तरदीद की है, लेकिन ये ख़बरें इस वक्त पर क्यों सामने आ रही हैं, इनके पीछे क्या मामलात हो सकते हैं, मैं चाहूँगा इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमीर अब्बास साहब, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल्ला गुल साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अमीर अब्बास साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सबसे पहले सर ये बता दें कि ये मजबूत हुकूमत क्या होती है और इस्लाहात कैसे होती हैं मजबूत हुकूमत से, और किस हद तक ये पॉइंट वैलिड है इमरान खान साहब का? बहुत शुक्रिया अरसलान। देखिए, मजबूत हुकूमत के 2 आशकाई है। पहला तो है नंबर, जिसको जमहूरियत कहते हैं, कि आपके पास कितनी तादाद है कि आप उस तादाद के बलबूते पर अपनी हुकूमत को कायम रख सकें और आप मेजॉरिटी क्लेम कर सकें, जो जाहिर बात है इस वक्त इस हुकूमत के पास है। अगर ना होती तो बजट भी आपने देखा वो भी मंजूर ना हो पाता। दूसरी चीज होती है मकबूल हुकूमत की, वो उसकी स्पिरिट है। एक होता है लेटर, एक स्पिरिट, उसका अखलाकी जवाब। वो अखलाकी जवाब फराहम किया जाता है अवाम की तरफ से मिलने वाली पजीराई की बुनियाद पर। यानी अगर लोग किसी हुकूमत को पसंद कर रहे हैं, उस हुकूमत की तारीफ करें, उस हुकूमत की मदा सराई करें, उस हुकूमत पर एतमाद का इजहार करें, तो हुकूमत एक पॉपुलर हुकूमत समझी जाती है और उस हुकूमत को यह हक हासिल होता है कि वो हक की हुक्मरानी को क्लेम कर सके। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ये पाकिस्तान में भी रहा है और दुनिया के और मुल्कों में भी रहा है, कि एक हुकूमत नापसंदीदा हुकूमत है लेकिन उसके पास नंबर गेम है, लिहाजा वो इक़्तिदार पर फाइज है। हमारे पास अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कई ऐसी हुकूमतें मिलती हैं कि जिनको लोग पसंद नहीं करते थे, लोग उनको निकालना चाहते थे, लेकिन उनके पास बज़ाहिर ऐसी ताकत थी कि वो इक़्तिदार के अवाम में थे। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के पास नंबर गेम है। जो दूसरा हिस्सा है कि क्या उनके पास मॉरल लेजिटिमेसी भी वो बरकरार रख पा रहे हैं हुकूमत करने की या नहीं, तो उसके ऊपर 2 तरह की राय पाई जाती है। कुछ लोग समझते हैं कि जो वादे थे इमरान खान साहब के, जो उनका मंशूर था, जो उन्होंने तब्दीली का एक डिस्कोर्स कौम के सामने रखा, और वो जिस तरह आनंद फानंद तब्दीली लेने की बात करते थे, वो उस पर काम नहीं कर सके। लिहाजा उन्होंने जो कौम से वादा किया था वो उस वादे को वफा नहीं कर पाए, तो उनके पास वो लेजिटिमेसी बरकरार नहीं है, और यही बात ऑपोजिशन भी कर रही है। तो ये एक रिलेटिव आप इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। हो सकता है मेरी नजर में ठीक हो, अब्दुल्ला गुल साहब की नजर में ठीक ना हो, लेकिन बहरहाल इसमें कोई इख्तलाफ नहीं करेगा कि इमरान खान साहब मायूस कर चुके हैं लोगों को काफी हद तक। सर ये जो इस्लाहात ना होना है, ये में आप लैक ऑफ इंटेंशन है अपनी, आप उस तरह से नहीं कर रहे, या वाकई आप मजबूत हुकूमत नहीं है, इस पर आप मलबा डाल दें? टू समिट आप सर देखिए, ये तो बड़ा आसान तरीका है ना कि आप हर तरह की इस्लाहात का मलबा
या नजला जो है वो मखलूत हुकूमत पर गिरा दें या अपनी 2/3 अक्सरियत ना होने पर गिरा दें। ये इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत सादा लोगों को तो बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मेरे मुंह के ऊपर तो कहीं पे भी जाहिल नहीं लिखा हुआ, या मेरे मुंह पर तो कहीं पे भी उल्लू का पठा नहीं लिखा हुआ। मुझे तो पता है कि ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसी इस्लाहात जरूर हैं जिनके लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए है, कुछ ऐसी इस्लाहात जरूर है जिनके लिए आपको पैसा चाहिए होता है, लेकिन ज्यादातर इस्लाहात या ज्यादातर जो आप इमरान खान साहब के वादे थे उनकी अक्सरियत ऐसी है कि जिसके लिए विल चाहिए थी, जिसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए थी, जिसे कहते हैं ना आयरन फिस्ट, जो लोहे की मुट्ठी चाहिए होती है बरान को, उसके लिए ना पैसा चाहिए था ना 2/3 अक्सरियत चाहिए थी। मुझे गिला यह है अपने वज़ीर आज़म से कि वो जो कर सकता था मौजूदा हालात में, मैं उससे वो तवक्को ही नहीं कर रहा कि वो मुझे 2/3 अक्सरियत वाला काम करके दे, मुझे वो खरबों डॉलर वाला काम करके दे। मैं तो तवक्को ही ये नहीं कर रहा। मैं तो उससे तवक्को कर रहा हूं कि वो मौजूदा वसाइल में, मौजूदा असेंबली की तादाद में रहते हुए जो कर सकता था उसने वो भी नहीं किया। राइट ही सेड, यही बात है कि जो किया जा सकता था वो भी नहीं हुआ। इस पर गिला बनता है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात होती है, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। अब्दुल्ला गुल साहब, क्या रीज़न है जुडिशरी रिफॉर्म्स करनी थी, पुलिस रिफॉर्म्स करनी थी, एजुकेशन रिफॉर्म्स करने, एंड पता नहीं कौन कौन सी रिफॉर्म्स करनी थी, और ये तकारीर थी, रोज़ाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी खान साहब की कि जब हम हुकूमत में आएंगे हम ये सारे काम करें। व्हाट स्टॉप्स देम? अब क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये सब नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे बड़ी बात है कुछ चीज़ें हैं डुएबल्स और कुछ हैं जो अनडुएबल्स हैं, यानी कि वो आपके जो पैरामीटर है, जो आपकी नंबर गेम है असेंबली के अंदर, जो कि बहुत बड़े बड़े आप फैसले करना चाहते हैं। लेट्स से कि आप ये चंद बातें तो की जा सकती थी, जैसे कश्मीर के ऊपर जब मामला आया तो सबको बिठा के एक कौमी राय जो है वो हमवार की जा सकती थी, वो नहीं किया गया। इसी तरीके से जब कोविड आया तो भी एक कौमी राय नहीं हमवार की गई, जब टिड्डी दल आया तब कौमी राय हमवार नहीं की गई। तो ये वो चीज़ें थीं जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम अज़ कम एज अ नेशन हम एक जगह खड़े हों, लेकिन ये नहीं हुआ। अब जो अमीर अब्बास साहब ने जैसे बात कही है कि नंबर गेम पे कुछ काम हो सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि असेंबली में नंबर गेम भी है, और हकीकत यह है कि मांगे तांगे की नंबर जो गेम होती है वो ज़्यादा देर नहीं चलती, जिसको उर्दू में कहा जाता है कि दूसरे की चारपाई आधी रात की, वो आधी रात को आके कहता है उठ भाई चल अब मुझे सोना है। तो मकसद ये है कि ये जो पंजाब में हुआ, जैसे पुलिस रिफॉर्म्स थी, वो एक बहुत अच्छा रोल मॉडल था, और मेरे ख्याल है कि नासिर दुरानी साहब अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनको जब लाए गए तो वो फिर वो डुएबल था, वो क्यों नहीं हुआ, ये बात असल में जो बात है। और शायद अमीर अब्बास साहब उसी की तरफ इशारा भी कर रहे थे। फिर इसी तरीके से जो आपके और दीगर इस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम करना चाहिए, नेशनल कोहेरेंस जो है डेवलप करनी थी। फिर आप ये देखें कि हाई होप्स जब आप दिला देते हैं, मेरे ख्याल में हुकूमत का एक अलमिया ये भी था कि वो उसने बहुत ज़्यादा हाई होप लोगों को दिलवा दी, और लोग समझने लगे कि शायद अगले दिन हम लंदन और पेरिस के बराबर आ जाएंगे, जो कि नहीं मुमकिन था। अब चंद चीज़ें हैं जो कि हम देखते हैं सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए होती हैं, और फिर सदारती ऑर्डिनेंस को भी बाद में हजीमत का शिकार होना पड़ता है, ख़ास तौर पे जब अब जुडिशल रेफरेंस के अंदर हमने देखा, उसके अंदर एक बहुत मेरे ख्याल में ये एक नामुनासिब बात थी। लेकिन अब जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का जिसकी हम बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का एक तरफ क्लेम करती है गवर्नमेंट कि मैं स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हूँ, दूसरी तरफ ये आलम है कि पंजाब के अंदर जो हो रहा है वो क्या आपको स्ट्रेंथ नज़र आती है या वीकनेस नज़र आती है, वहाँ जो गवर्नेंस का आलम है। फिर इसी तरीके से माफिया के मुतल्लिक प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि वो उनके हाथों मजबूर हैं और वो उनका क्या करें, मुझे तो माफिया ने यरगमाल बनाया हुआ है। देखें,
अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं तो फिर क्या अरसलान खालिद या अमीर अब्बास या अब्दुल्ला गुल जो हैं वो इस मामलात को देखेंगे? तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि फिर ख़ास तौर पे परवेज़ खटक साहब की ये बात, तो मैं उनको ये यहाँ आपके टीवी की वसातत से कहता हूँ, आए सच के मैदान में मेरे साथ चले। मैं उनको एक नहीं कच्चे मकान, बहुत सारे हज़ारों कच्चे मकान। फिर गवर्नमेंट की आप इस पर देख लें कि गवर्नमेंट की अपनी जो पावर्टी रिपोर्ट है उसमें तकरीबन 33 से 35% लोग जो हैं वो बिलो पावर्टी लाइन रह रहे हैं। तो हाउ कैन यू से कि जो KPK है और खुद जो फाटा का अभी जो मर्जर हुआ उसके अंदर लोग, तो मैं कहता हूं सतह गुर्बत तो एक फिर भी बड़ी अच्छी लकीर होती है, ये तो कोई लकीर ही नहीं है जो जहां वो लोग उससे भी कई गुना नीचे हैं। मैं और दूसरी बात जो है, अगर आप ये भी कहते हैं कि मजबूत हुकूमत अगर पार्लियामान में आपके पास अगर कह लें कि कौमी असम्बली में है और सेनेट में नहीं है और आपने कोई आईनी तरमीम करनी है, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप कोई बिल तो टेबल करते, उसके बाद अपोजिशन उसमें रोड़े अटकाती, तो फिर आप ज़रूर बात कर सकते थे कि हमने ये देखें जी विद प्योर इंटेंशन ये बिल हमने टेबल किया था लेकिन अपोजिशन इस पे हमारा साथ नहीं दे रही, फिर तो कोई बात बनती है। लेकिन आप तो कोई बिल ही नहीं लाए इस सोच से कि शायद पास नहीं होगा, तो ये तो आपका अपना मसला है। अमीर अब्बास साहब, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट बताती है जिसका जिक्र खान साहब ने किया कि किस तरह से तेज़ी से गुर्बत में कमी आई है, खैबर पख्तूनख्वा की वो इन पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, अभी गुल साहब ने भी बात कर दी, जो परवेज़ खटक साहब ने बात की कि कोई कच्चा मकान नहीं, ये किस दुनिया में रहते हैं, क्या सोचते हैं? और ये गुर्बत में कमी कहाँ पर तेज़ी से वाक़ हुई थी खैबर पख्तूनख्वा में, कब हुई थी पिछले 10 साल में? कोई आपके पास इत्तलात हैं, आप एक बाखबर सहाफ़ी? अरसलान, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जरा पिछली डिस्कशन पे कुछ और ऐड करना चाहूंगा। देखें, जो मेरा कहने का मकसद था, जिस तरफ अब्दुल्ला साहब ने भी इशारा किया, मैं बड़े आमियाना जबान में बात करूं ताकि आपके लोगों को समझ आ सके। और ये जो लोगों को स्टूपिड बना रहे हैं ना, तो लोग स्टूपिड ना बने इनके हाथ। इस वक्त पाकिस्तान में टोटल जो पेंडिंग केसेस हैं सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक, उनकी तादाद है 21,59,655। 21,59,655। जो टोटल जजेस हैं पाकिस्तान में वो 3,067 जजेस हैं जो इन केसेस को सुन रहे हैं। इस वक्त आपकी अदालतों में 1,048 वैकेंसीज वेकेंट हैं। शर्म से डूब भरना चाहिए इस जाली रियासत मदीना के हुक्मरान को, जहां 21,69,000 केसेस पेंडिंग हो और 1,048 सीटें खाली हो। इनको रात को नींद कैसे आ जाती है? ये सुबह उठ के इनके तर्जुमान जो है वो पख 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 कैसे शुरू कर देते हैं। 60 जजेस की स्ट्रेंथ है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब की, 60, उसमें 50 जजेस है, सिर्फ 10 की शॉर्टेज है। जिस सूबे की एपेक्स कोर्ट में 10 जज ना हो और सिर्फ हाई कोर्ट में 1,93,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। ये आइए मैं अपने मतलब क्या मैं घटना भर्ती करूं? इसके लिए कौन सी 2/3 अक्सरियत चाहिए? इसके लिए कौन से तुम्हें डॉलर, यूरो या पाउंड चाहिए? हद हो गई है तमाशे की इस मुल्क के अंदर। मैं फिर कह रहा हूं कि ये सिर्फ झूठ है, ढकोसला है इस कौम के साथ। हाँ, कुछ चीजें हैं जिनके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, डॉलर चाहिए, पैसा चाहिए। कुछ चीजों के लिए नहीं चाहिए, बिल चाहिए। ना मेरी पार्टी का इंसाफ, सब कुछ पर लानत भेजे एक तरफ रख दे आप, हमें नहीं चाहिए मैसे, सब कुछ एक तरफ रख दे। तालीम से मैं इंसाफ की बात करूं, जिस पार्टी का नाम इंसाफ। ये सिंपल सी कैलकुलेशन आपके सामने रखी है यार मैंने। 1,048 जजेस शॉर्ट है, जिनमें बाकी सूबे भी है, सिंध भी होगा। आपके 2 सूबों में तो उनकी खालिसतन अपनी हुकूमत है ना, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी इत्तेहादी हुकूमत है जी। आपको नहीं पता? आप हर जज यानी सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट के जजेस की तादाद अगर ये तो वो ये ऑलरेडी शॉर्टेज है, यानी जो वैकेंसीज है वो भी कम है। उसूली तौर पे क्राइम टू या पॉपुलेशन टू जजेस रेशो हमारी वैसे ही कम है। हमें उसको वैसे ही बढ़ाना था। हम उसको खाक बढ़ाते जो एग्जिस्टिंग पोजीशन से वो विकेट है। और ये सारा दिन मीडिया के सामने एक हटता है, दूसरा बैठ जाता है, तीसरा हटता है तो चौथी बैठ जाती है आके। ठीक हो गया अमीर अब्बास साहब, ये राइटली पॉइंटेड, ये बातें बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। मुझे एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। मैं ब्रेक से वापस आकर आप ही से जरा जो कच्चा घर नहीं है, मैं जरा उस पर आपकी एक राय लेके फिर अब्दुल्ला गुल साहब की जानिब बढ़ूंगा। एक ब्रेक, साथ रहिए।
जी वेलकम बैक। मीर अब्बास साहब, ज़रा जो सवाल था मेरा उस पर भी ज़रा अपनी राय दे दें। एक तरफ महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है, फिर कितनी तेज़ी से गुर्बत से लोग बाहर आए। आपने वो जुडिशरी और वो मामला तो बड़ा वाज़े तौर पर बता दिए जो शॉर्टेजेस हैं, और बड़ा आपने ठीक पॉइंट आउट किया। बट ये जो कच्चा मकान नहीं नज़र आता, एक तरफ खान साहब खुद मानते हैं कि महंगाई चैलेंज है, दूसरी तरफ गुर्बत में कमी इनको नज़र आ रही है, बेरोज़गारी के आदाद शुमार नहीं पता है, ये क्या मामला है सर? पाकिस्तान में 70 लाख लोग ज़्यादतीज़ का शिकार है। 70 लाख लोग, ये 5वें नंबर पर है पाकिस्तान अरसलान। वो डायग्नोस नहीं करवा पाते, अपनी शुगर के मर्ज की तशखीस नहीं कर पाते गुर्बत की वजह से। ये कौमी असम्बली के फ्लोर पे पाकिस्तान का वजीर दिफा खड़ा होकर लोगों के जख्मों पे नमकपाशी कर रहा है और ये कह रहा है कि इस मुल्क में गुर्बत नहीं है। 2018 में 7 करोड़ लोग गरीब थे पाकिस्तान में। 2020 में इनकी तादाद बढ़कर 8 करोड़ 40 लाख से तजावुज कर गई। ये कहते हैं गरीब भी है इस मुल्क के अंदर, ये कहते हैं कच्चे घर नहीं है। मैं आपको इस मुल्क में लाखों ऐसे घर दिखा सकता हूं अरसलान, कि जिनके घरों में डिस्टम्पर नहीं करवा सकते। वो कच्चे घरों में डिस्टम्पर नहीं होता, व्हाइट वॉश नहीं होता, वेदर शील्ड पेंट नहीं होता। वो जानते हैं वो अपने घरों को रंग किससे करते हैं। वो अपने फर्श पे टाइलें नहीं लगाते, वो अपने फर्श के ऊपर गोबर का लेप करते हैं। शर्म आनी चाहिए। गोबर का लेप करके वो धोखा देते हैं अपने दिल को कि हमने टाइलें लगा दी। वो अपनी दीवारों गोबर, जानवरों का गोबर उसको थोपते हैं। वो वेदर शीट नहीं करवा सकते, कहते हैं इस मुल्क में कच्चा घर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में मीर अब्बास साहब पॉइंट आ गया सर। मैं जरा अब्दुल्ला गुल साहब की जानिब बढ़ूंगा। गुल साहब, वो आप जो बात कर रहे थे कि लेके चलें इनको और कच्चा मकान दिखाएं, बल्कि कई कच्चे मकान दिखाएं, पूरे क्रॉस पाकिस्तान दिखाएं, ये तो बात हो गई। मीर अब्बास साहब ने तफसील से बता दिया। ये क्या है? इज़ इट एन आई वॉश के ये समझते हैं, लोगों को समझ नहीं है, इस तरह का बयान देते हुए सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, या जिस तरह से अभी मीर अब्बास साहब ने कहा कि ये नमक छिड़कते हैं गरीब आवाम के ज़ख्मों? आवाम का तमस्खर बनाया जाता है। ये शब रोज़ तमाशा हो रहा है हमारे सामने। मीर अब्बास साहब ने बिल्कुल आज दिल की जिसको बातें हैं ना, जिसके दिल के फपोले फोड़े हैं, उनके दिल की बातें आ रही हैं। आई टोटली एग्री विद देम। दे आर शेमलेस क्रीचर्स। मसला ये है, और इनको ये भी नहीं है कि जूतों समेत आंखों में घुस रहे हैं। एक झूठ होता है, एक इतना ज्यादा होता है झूठ। जैसे वो कहते थे ना, जादू वो जो सर चढ़ के बोले, तो झूठ वो जो सर चढ़ के बोल रहा है। इतना ज्यादा बोला जा रहा है कि 100 में से 100 बातें झूठ बोली जा रही हैं। लोग कहते हैं यार कम से कम 90% झूठ होगा, 10 तो सच होगा। हालांकि यहां वो भी नहीं है। मसला ये है, अब कोविड के अंदर आप देख लें कि अगर फौज ना आती, अगर ये लोकस्ट के अंदर फौज ना आती, तो गवर्नमेंट की जो मशीनरी थी, वो चाहे पंजाब में थी, चाहे वो केपी में थी, सिंध में थी या बलोचिस्तान में थी, उसकी किल्ली तो खुल गई थी ना। अगर लोगों को मास्क पहनाने के लिए भी कमिश्नरेट्स जो हैं वो नाकाम रह गई हैं और फौज को आके जो है काम करना है, तो वेयर डज द गवर्नमेंट स्टैंड? बात तो ये है। अब आप देख लें, उसके अंदर आप सड़कों का आलम देख लें। आप मोटरवे से उतरें, आपको किसी सूबे में चले जाएं, सत्यानाश, टूटी सड़कें, लोग मर जाते हैं। उनकी एम्बुलेंस वहां पहुंचते पहुंचते अस्पताल के अंदर बेड़ा गर्क हो जाता है। जनूबी पंजाब जिसकी इतनी बातें हो रही हैं, उनको आप देख लें, आप निज़ाम देख लें। चीफ सेक्रेटरी पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब का तब्दील हो गया, आईजी पे आईजी तब्दील हो गया, लेकिन पंजाब के लिए ढटाई का जो है वो आलम है कि वो कहते हैं नहीं, हम जो मर्जी, वी कैन सेक्रीफाइस पाकिस्तान फॉर द चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ पंजाब, लेकिन बाकी हम नहीं करेंगे, जो मर्जी करना है कर लो। पूरी दुनिया, क्या पूरा मीडिया पागल है? क्या पूरे लोग इंटेलेक्चुअल्स पागल हो गए? ऐसा नहीं है। फिर आप ये देखें कि आप रेलवे के अंदर देख लें कि ये वही लोग हैं जो रेलवे पे क्या पहले बयान आते थे, और अगर ये रेलवे के वजीर ये कहे कि मेरे इस्तीफा देने से लोगों की जानें वापस आ जाएंगी, तो फिर ये इमरान खान साहब जो माजी में जो बातें करते थे, क्या वो सही थी या अब गलत है? कोई एक जगह तो गलत है ना, वो बताएं। फिर देखें, जो लोगों के हवाले से बातचीत है, पीपल वांट गवर्नेंस। असल बात यह है कि आप कवानीन कुछ बनाएं तो सही, उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो कोशिश तो करें।
अभी कभी रिंग रोड मंसूबे की बात आती है, फिर वो बात आती है, फिर वो कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है, फिर उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें। अभी आपने जुल्फी बुखारी साहब और मुईद साहब का, उस पर हम आएंगे, उस पर मैं राय लूंगा। मैं जरा एक और मामला है अब जो इस वक्त चल रहा है, अमीर अब्बास साहब, बजट का पेश होना, शिकवार मंजूरी होना, ये तमाम तर चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ अभी शौकत तरीन साहब के बयानात आप देख लें, माजी की हुकूमतों की वजह से IMF के पास जाना पड़ा, एक सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड चल रही है, एक डिबेट, सिर्फ ब्लेम गेम है। इस ब्लेम गेम में ही उलझाए रहना आवाम के लिए, इन हुक्मरानों के लिए बेहतर है कि असल हकीकत समझना आ सके, या देयर इज़ मोर टू इट, क्योंकि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी है। कोई नहीं मानता कि जी मैंने ये किया, मैंने वो किया। देखिए अरसलान, इस मुल्क में कुछ ऐसे नाकिद हैं, कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं, कुछ ऐसे दानिशवर हैं, कुछ ऐसे क्रिटिक्स हैं जो इमरान खान साहब की हुकूमत को कामयाब होते नहीं देखना चाहते। लेकिन कुछ हम जैसे ऐसे भी हैं कि जो मुस्बत तनकीद कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये हुकूमत नाकाम, हम इस हुकूमत के साथ, ये इसके खिलाफ नहीं है। हम तो एक ऑब्जेक्टिव सिचुएशन, एक न्यूट्रल सिचुएशन आपके सामने रख रहे हैं, जहां ये अच्छा काम करेंगे मैं सबसे पहले ताली बजाने वालों में होता हूं। और आपके प्रोग्राम में भी कई दफा अगर कोई ऐसा मौजू आपने रखा है तो मैं इमरान खान साहब की, इनकी हुकूमत की खुल की तारीफ कर चुका हूं। लेकिन जहां पे गंद मारा जाएगा वहां मैं कम से कम फिरदौस आशिक अमान बन के या कुछ और इस तरह के लोगों की तरह मैं गोबर को हलवा नहीं कह सकता। जहां गंद है वहां गंद है ना। सही बात। अब देखिए, ये बिजली और गैस का मामला है ना, ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर आज इस डिबेट का आप जिक्र कर रहे हैं, शायद जो मिफ्ता इस्माइल और हमार नजर के दरमियान है, इसमें इस हुकूमत के पास कुछ दलाइल हैं जो इस हुकूमत का दिफा करते हैं। वो आपका पूरा जो बिजली की जनरेशन, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का जो निजाम, इस निजाम को हमने अपग्रेड नहीं किया। आप देखें ना, हमारे यहां जिस तरह से बिजली की तारें आप गलियों में, बाजारों में तारों के गुंजल देखते हैं, ये तारों के गुंजल कहां है आज किसी डेवलप्ड कंट्री के? अब ये जो हमारे ग्रिड स्टेशन होते हैं, अब दुनिया में स्मार्ट ग्रिड स्टेशन आ चुके हैं। हमारे जैसे ग्रिड स्टेशन नहीं होते दुनिया में हमारे, यानी फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन, फिर जनरेशन, आप देखिए ना, हाइडल जो है उसके ऊपर काम नहीं किया गया। जो IPPs लगाए गए, जो गैस या फर्नेस ऑयल से या LNG से जो प्रोजेक्ट्स लगाए गए, वो इतने प्रोजेक्ट्स हैं कि आप अगर 10% की रफ्तार से तरक्की करें आपकी मईशत, 10% की रफ्तार से, तो भी आपकी डिमांड से वो ज्यादा नहीं। तो अब उसका जो खर्चा है वो हुकूमत को पड़ रहा है, क्योंकि आपने उनको पैसे देने और वायदे भी ऐसे हैं, तो आपने IPPs को भी पैसे देने हैं। सर्कुलर डेट जो है, जब ये हुकूमत आई थी को 1200 अरब से कम था, वो 2300 अरब से क्रॉस कर चुका हुआ है। तो अब ये स्ट्रक्चरल चेंजेस लानी है इस हुकूमत ने। अब ये तो हो गई माजी की बात। अब मुझे इमरान खान से, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो कहता है कि माजी का गंद भी इमरान खान के जिम्मे। मैं उस एक कलील से तबके में हूं जो ये कहता है कि मुझे अब उस गंद का मत बताओ, मैं तुमसे उस गंद का हिसाब नहीं मांग रहा। मैं ये पूछ रहा हूं कि उस गंद को साफ करने के लिए तुम्हारे वो झाड़ू की तरह है, वो तुम किधर, तुम गंद साफ कहां कर रहे हो? मुझे वो सिर्फ बहुत ही बता दो, मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा कि हाँ वाकई जो ये मेरा वज़ीर आज़म है या ये मेरी हुकूमत जो वो काम कर रही। तो हमें तो आपके कंक्रीट स्टेप्स, आपके एम्पिरिकल स्टेप्स चाहिए, जो बहुत सारे शोबों में हमें उस तरह से नजर नहीं आ रही, या उनकी रफ्तार वो नहीं। अमीर अब्बास साहब, मुझे एक कमेंट दे दें, सिर्फ ये जो खबरें मुईद यूसुफ साहब के हवाले से, जुल्फी बुखारी, ये कोई डेलिबरेटली चाह रहा है कि उंगलियां उठें इस हुकूमत पर, ये तरदीद कर रहे हैं, ये क्या वजह क्या है? इसकी टाइमिंग खासी आम है, एक जुमला इस पर। असलान मेरी खुद बात हुई है जुल्फी बुखारी साहब से कल जब ये खबर आई। ये बिल्कुल बेबुनियाद खबर है। जुल्फी बुखारी ने पहले भी मिडिल ईस्ट मॉनिटर जो एक अखबार है उसको उन्होंने नोटिस भेजा था कि आपने मेरे खिलाफ बेबुनियाद खबर चलाई, जब ये शायद पिछले साल 2020 में जब आई थी। तो मेरा नहीं ख्याल, और जिस तरह इमरान खान ने और यार हमारे मुल्क ने और शाह महमूद कुरैशी ने ये अभी हालिया जो क्राइसिस हुआ है पैलेस्टाइन का मई में, उस पर जिस तरह पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी ने जाके यूनाइटेड नेशंस में खड़े होके और उसका टेंटवा दबाया है बेंजामिन नेतन्याहू का, उसके बाद भी अगर कोई ये बंदा बेपरखी हुआ है कि जी इमरान खान ने सौदा कर दिया और इस टाइप के हाथ में डाल दिया, आप नहीं समझते कि इसमें कोई हकीकत है? जी, पॉइंट आ गया। अब्दुल्ला साहब, दूर तक इसमें कोई हकीकत
आपकी क्या राय होगी सर इस पर्टिकुलर मामले? देखिए, इस पर्टिकुलर मामले के ऊपर बड़ा सेंसिटिव मैटर है, आप इतना बिल्कुल आउट राइटली इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जुल्फी बुखारी साहब ने जो बात कही है, ठीक है, अभी हम उनको बात को तस्लीम करते हैं। और जिस तरह उन्होंने माजी के अंदर नोटिस भेजा था, वो ब्रिटिश सिटीज़न हैं और वो मेरे ख्याल में नोटिस दोबारा भी भेज सकते हैं, बड़ा आसान काम है। एक दफ़ा दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। मोहिद यूसुफ साहब को भी चाहिए कि वो भी एक नोटिस भेज दें। और तीसरी बात इसके अंदर जो अहम है वो है 16 नवंबर 2018 को एक जहाज़ आता है पाकिस्तान की टेरिटरीज़ के अंदर ओमान से। उस मामले के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट पे उनकी जो इजरायली सिटीज़नशिप है वो शो हो रही है, वो मेरे पास अभी भी कहीं महफूज पड़ा हुआ है। तो उसके मुतलिक मेरे ख्याल में मज़ीद तफसीलात सामने आनी चाहिए। फिर हमें यह भी देखना चाहिए कि खुर्शीद कसूरी के ज़माने में जब टर्की में मुलाकात हुई थी, जिसका वो खुद कर चुके हैं, कन्फेस कर चुके हैं, तो उसके अंदर वो किसके कहने पे और उस मुलाकात की पेशरफ्त क्या हुई और उसका मौजू क्या था, उसके अंदर क्या डिस्कस हुआ, ये भी आना ज़रूरी है। तो आई थिंक जो अभी हम जो जितनी भी बात कर रहे हैं, जो अभी हमने पिछले सेगमेंट्स में की, देखिए कौम का किरदार जो है वो गिरावट का शिकार हो चुका है। एक दूसरे पे ब्लेम गेम इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को सच्चाई मिलती नहीं है, सच्चाई को तलाश करना पड़ता है बहुत मुश्किल से। हम वेस्टर्न प्रोपेगेंडे का भी शिकार हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर एक पहलू ये जो जुल्फी बुखारी साहब वाला है, इसमें एक और भी है। वो ये है कि अमेरिका जो है, क्योंकि एक अब एग्जिट प्लान के ऊपर है और पाकिस्तान ने उस अंदाज में उसके साथ कोऑपरेट शायद ना किया जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो ये कुछ खबरें उड़ाते हैं आपके ऊपर दबाव लाने के लिए, इंटरनली वीक करने के लिए। एंड आई बिलीव जो आपने शुरू में अपने बयानिए में कहा था कि शायद गवर्नमेंट जो है वो कोई जल्द इलेक्शन कराए, माजी में हालात कुछ और थे। अब गवर्नमेंट को जब पीडीएम जो है अपने अख्ताम को पहुंची है तो उसके बाद हालात कुछ और हैं, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन एक जो मुझे ख्याल है कि गवर्नमेंट किस तरह होगी, देखिए गवर्नमेंट के ऊपर जो सबसे बड़ा इस टाइम पे क्राइसिस है वो अमेरिकन एग्जिट का है। अमेरिकन एग्जिट और एंट्री जब भी सुपर पावर की हुई है हमारे नेबरहुड में, पॉलिटिकल गवर्नमेंट यहाँ स्टेबल नहीं रही। ये एक तारीख है एंड आई विश कि ये तारीख दोबारा ना दोहराई जाए। तो अब हमें ये इस पे गौर करना है, सोचना है और साथ ही साथ पाकिस्तान की मफाद के अंदर पॉलिसीज़ बनानी होंगी, बजाय इसके कि हम मगरिब को खुश करने के लिए पॉलिसीज़ बनाएं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अमीर अब्बास साहब, अब्दुल्ला गुल साहब, दोनों मौजूद मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।